अब बात करेंगे कल पेश होने वाले उत्तर प्रदेश के बजट के बारे में। तो कल पेश होगा यूपी का बजट। योगी 2.0 का पहला बजट है जो कल पेश होने जा रहा है। 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। कई उम्मीदें हैं इस बजट से। नई योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर रहेगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना खुद इस बजट को पेश करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी है। इस बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं पर खास नजर रहेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी 2.0 का पहला बजट कल पेश होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी तैयारी है और इसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ये बुलडोजर बजट होगा। योगी 2.0 का पहला बजट जिसको लेकर बड़ी तैयारियां हैं। कई खास वर्गों पर नजर है। बजट में सरकार के संकल्प पत्र की झलक भी नजर आ सकती है। वो तमाम वादे जो विधानसभा चुनावों के दौरान जनता से किए गए हैं, उसकी एक झलक कल के बजट में भी नजर आ सकती है। बजट सत्र लगातार जारी है और हम हर दिन की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से तीखी नोकझोंक जो हो रही है उसके बारे में भी बता रहे हैं। लेकिन कल का अहम दिन, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल बजट पेश करेंगे और बजट में दिखेंगे सरकार के संकल्प पत्र की एक झलक दिख सकती है। किसानों को फ्री बिजली मिल सकती है। चुनाव के दौरान किए गए वादों पर बजट में जोर रहेगा। योगी 2.0 का पहला बजट है जिससे हर वर्ग को कुछ न कुछ उम्मीद रहने वाली है और सरकार का मुख्य फोकस रहने वाला है कि हर वर्ग के हिस्से में जो वादे उनसे किए गए हैं उन वादों का पिटारा जाए। तो कल पेश होगा यूपी का बजट। योगी 2.0 का पहला बजट होगा। 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट हो सकता है। एक बड़ी चुनौती इसको लेकर भी होगी कि बजट लैप्स जो हो जाते हैं तो वो हर राज्य की सरकार के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहता है करने के लिए। तो उसको लेकर सरकार की क्या तैयारी है, इस पर भी नजर रहने वाली है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना कल यूपी का बजट पेश करने जा रहे हैं और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी की गई है। इस बजट में किसान, महिलाओं और युवाओं पर खास नजर रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान किसान, महिलाओं और युवाओं को लेकर कई बड़े वादे किए गए हैं। तो एक बजट में उसकी झलक भी नजर आ सकती है। बजट में सरकार के संकल्प पत्र की झलक नजर आ सकती है। वो मैनिफेस्टो जो विधानसभा चुनाव के दौरान जनता के सामने रखा गया था उम्मीद के रूप में। तो कल पेश होगा यूपी का बजट। योगी 2.0 का पहला बजट होने जा रहा है जिससे हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट, करीबन 6 लाख करोड़ रुपए का ये बजट होगा। 1845 करोड़ के अतिरिक्त आपको बताएं कि किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर और युवाओं को लेकर अलग अलग योजनाएं सामने आ सकती है। कल करीबन 6 लाख करोड़ रुपए का ये बजट हो सकता है। योगी 2.0 का पहला बजट जिसको बुलडोजर बजट का नाम दिया जा रहा है क्योंकि बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है और ठीक वैसे ही प्रदेश सरकार की तरफ से ये दावे कि प्रदेश सरकार भी लगातार एक्शन मोड में है और प्रदेश के विकास को लेकर खुद स्थलीय निरीक्षण करते तमाम मंत्री नजर आ रहे हैं। तो कल करीबन 6 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होगा और नई योजनाओं और विकास कार्यों पर जोर रहने वाला है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस बजट को पेश करेंगे। अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने की तैयारी। और बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर है। 30 लोगों पर कोर्ट में तय हुए हैं आरोप। विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी पर आरोप तय हुआ है। हीरू, धीरू और वीरू दुबे, शशिकांत पर भी आरोप तय हुए हैं। जिलेदार सिंह, जहान सिंह यादव के नाम भी शामिल इस लिस्ट में है और गुड्डन त्रिवेदी, अखिलेश शुक्ला पर भी आरोप तय हुए हैं। सभी 30 आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। अब इन सभी की अदालत में ट्रायल शुरू होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के से जुड़े लोगों पर आरोप कोर्ट में तय हुए।
और मऊ जिले के थाना सराय लगहंसी में सरवा ग्राम सभा में मुख्तार अंसारी के प्रतिनिधि और करीबी आनंद यादव की संपत्ति को जिला प्रशासन ने कुर्क कर दिया है। आनंद यादव मुख्तार अंसारी गैंग का सक्रिय कार्यकर्ता है। मुख्तार अंसारी के करीब रहते हुए उनके रसूख का इस्तेमाल कर अवैध तरीके से धन अर्जित कर ये संपत्ति बनाई थी। जिला प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत आनंद यादव की संपत्ति, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीबन 3 करोड़ 15 लाख रुपए है, उसे जिलाधिकारी के निर्देश पर कुर्क कर लिया है। आनंद यादव मुख्तार अंसारी के चर्चित एम्बुलेंस प्रकरण में बतौर सहयोगी चर्चा में आया था। आनंद यादव फिलहाल जेल में द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति है, उसको जिलाधिकारी महोदय ने कुर्क कर लिया है और ये इनके ऊपर कार्रवाई मुख्तार गैंग के मुख्य सहयोगी होने के कारण और अवैध गतिविधि से धन कमाने के कारण ये कुर्की। तो वहीं बदायूं में शराब तस्करों को पकड़ने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। दरअसल तस्कर जंगलों में जाकर शराब बना रहे हैं। आबकारी विभाग के बरेली परिवर्तन दल समेत पुलिस टीम ने साझा अभियान चलाकर ड्रोन के जरिए 2 तस्करों को शराब बनाते धर दबोचा। इनके पास से भारी तादाद में तैयार शराब के अलावा 1000 लीटर लहन भी मिला। लहन को मौके पर ही टीम ने नष्ट कर दिया है। शहर से सटे सिविल लाइन इलाके का मामला ये पूरा बताया जा रहा है। और यूपी में अपराध और अपराधियों पर योगी सरकार काफी सख्त हो गई है। बदायूं में जिला प्रशासन के निर्देश पर गैंगस्टर की 3,23,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर बलवीर ने अपराध के जरिए संपत्ति हासिल की थी। एसएसपी के निर्देश पर उसावा थाना पुलिस ने संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की है। तो वहीं अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर लगातार एक्शन मोड में है। बदायूं में अतिक्रमण पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए जमकर बुलडोजर चलाया गया। शहर के 6 सड़का से गांधी ग्राउंड तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान से लोगों में हड़कंप मच गया। तो वहीं यूपी में लखनऊ स्पेशल टास्क फोर्स ने शातिर ठग गिरोह का पर्दाफाश किया है। ठगों ने आपको जानकारी दे दें कि यूवी फाउंडेशन बनाकर नौकरी के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी की है, उनको चूना लगाया है। गिरोह के 3 ठगों को पुलिस ने कासगंज से गिरफ्तार किया है। इस गैंग ने फर्जी पोर्टल बनाकर करीबन 200 लोगों को नौकरी का लालच देकर उनको अपनी ठगी का शिकार बनाया। ठगों के पास से चेकबुक, लेटर पैड, मोहर, ये तमाम चीजें बरामद की गई है। कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा सीट पर नामांकन के बाद लखनऊ से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचते ही कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के आलाकमान पर निशाना साधा। कपिल सिब्बल ने न्यूज 8 से खास बातचीत की है। मोहित राज दुबे की खास बातचीत उनसे आपको सुनाते हैं। कपिल सिब्बल साहब ने समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा का नामांकन भर दिया है। कांग्रेस क्यों छोड़ दिया सर? इसके बारे में आज मैं कुछ नहीं कहना चाहता, ना मैं आगे कुछ कहूंगा, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कई बार जिंदगी में खुद अपना रास्ता तय करना पड़ता है। तो हमने सोच समझ के अपना रास्ता तय किया है। हमें किसी से कोई रंजिश नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं है किसी से। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अब भी हमारे दोस्त हैं, दोस्ताना चलता रहेगा। और हमने सोचा कि वक्त आ गया है, कुछ नया करना चाहिए, तो उस रास्ते पर उतरे हैं। तो आपने पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि समर्थन अखिलेश वहां पे थे, वहां पे रामगोपाल यादव वहां पे थे, पार्टी भी आप सब ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, ऐसे तो मैं कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता हूं, फिर उसका लगेगा कि मुझे केवल राज्यसभा चाहिए थी, ठीक है ना। लेकिन आपको मालूम है कि मैंने पब्लिकली कह रखा है कि मैं यही कहा था मैंने कि ना मैं मरते दम बीजेपी को कभी ज्वाइन नहीं करूंगा और किसी और दल में भी शामिल नहीं होगा। ये मैंने कह रखा है, पब्लिकली कह रखा है। और इसी आधार पे मैंने अखिलेश जी से कहा कि अगर आप मुझे समर्थन देंगे और अगर मैं निर्दलीय बन के राज्यसभा में अपना नॉमिनेशन फाइल करूं, क्या आप हमारे समर्थन देंगे? तो उन्होंने कहा। लेकिन राज्यसभा के भीतर कपिल सिब्बल साहब की आवाज किस रूप में होगी, किस तरीके की होगी? वक्त थोड़ा सा यार टाइम तो दीजिए, मुझे पहले आने तो दो। आवाज तभी सुनोगे ना जब मैं वहां पहुंचूंगा।
जब मैं पहुंचूंगा तो बोलूंगा तो आप सुन लेना और पता चल जाएगा आपको। मोदी साहब को घेरेंगे ना? मुझे नहीं पता किस किस को घेरूंगा, मैं घेरूंगा जरूर। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कपिल सिब्बल साहब हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ मोहित राज दुबे। समाजवादी पार्टी के कपिल सिब्बल का नाम फाइनल हो गया है। कपिल सिब्बल एसपी की मदद से राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच अखिलेश के कभी करीबी रहे आजम खां को इस बात की जानकारी ही नहीं है। पत्रकारों ने जब कपिल सिब्बल के राज्यसभा जाने की बात एसपी नेता आजम खां से पूछी तो उन्होंने कहा उन्हें इस बात में कोई जानकारी नहीं। आज अखिलेश जी ने आपका मुद्दा सदन में उठाया है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे सत्ताधारी नेता जिनको सबसे ज्यादा मुकदमे दर्ज है, क्या कहना है? मेरी इत्तला में है उनका मेरी इत्तला में कोई बात नहीं है। मैं अब निकला हूँ तो ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद में अब संतों ने मुस्लिम पक्ष से बातचीत करने का मन बना लिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सुलह की पहल करने की बात कही है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने महामंत्री महंत हरिगिरी से मुलाकात की, जिसमें महंत हरिगिरी ने वाराणसी जाकर मस्जिद प्रबंधन से चर्चा कर सुलह करने के प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कहा इससे पहले भी अखाड़ा परिषद की ओर से अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर मुस्लिम पक्षकारों के साथ चर्चा की गई है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों पक्षों के धर्मगुरु बैठकर चर्चा करेंगे तो जरूर इसका कोई न कोई हल निकलेगा। अध्यक्ष महोदय रविंद्र पुरी जी महाराज का आदेश है कि एक बार आप जाकर ज्ञानव्यापी के जो भी मस्जिद के प्रबंधक हैं, इंतजामिया करते हैं, जो इंतजाम देखते हैं, उनके द्वारा जो है वार्तालाप करके कैसे क्या हो सकता है उसके बारे में हमको बताया जा, तो निश्चित हम संवाद करेंगे। तो हमारे जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री जी है, इनका बनारस में ज्यादा रहना होता है और इनको ये बोला गया है कि आप बनारस में जाकर के जो मुस्लिम समाज है आप उनसे, जो वहाँ के मुस्लिम समाज है, धर्मगुरु है, उनसे आप जो है आपस में बात होगी और ताकि वाद विवाद न हो, वाद विवाद की स्थिति पैदा न हो, उनसे आप अपने हिसाब से बात करें। ये हमारी आज की मीटिंग हुई है। काशी में ज्ञानव्यापी केस के बीच काशी के संत जितेंद्रानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में 1991 के वर्शिप एक्ट को चैलेंज किया गया है। याचिका में दावा किया गया कि 1991 का वर्शिप एक्ट धर्म की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का हनन है। साथ ही ये आरोप भी लगाया गया कि इस एक्ट की आड़ में सनातन संस्कृतियों और सभ्यता को नष्ट करने की कोशिशें की गई है। भले ही यह कह लें कि हम स्वतंत्र देश के निवासी हैं, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति की तिथि के पूर्व जिस गुलामी के हालात में हमारे देवस्थान थे वह हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई जिसका नाम दिया गया स्पेशल प्रोविजन एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम से 1991। इसे हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, इसकी धाराओं को चैलेंज किया है। ये तो वही बात हुई, जबरा मारे और रोए न दे। तो वहीं विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने कहा है कि सिर्फ ज्ञानव्यापी ही नहीं बल्कि काशी में जो 5 कोस धार्मिक यात्रा होती है उस पूरे 5 कोस को इस्लाम मुक्त करना है। क्या कहा विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख ने, आप भी सुनिए। जितेंद्र जी, आज आपने एक नई बात भी कही कि जो पंचकोश है, जो पंचकोश की यात्रा होती है, काशी की धार्मिक यात्रा, पूरे पंचकोश को आप इस्लाम से मुक्त कराना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने तो अपने पहले दावे से इस बात को कहा है। अब आप लोगों ने उसको देखा नहीं, मीडिया ने उठाया नहीं, कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। पूरा ये हमारे सातों के सातों मुकदमों में पूरे 5 कोस का दावा है। आदि विशेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग अभिमुक्त क्षेत्र 5 कोस, हर दावे में स्पष्ट लिखा है 5 कोस। काशी विश्वनाथ एक्ट का भी उसमें हमने उल्लेख किया है, पुराणों से भी उल्लेख किया है कि ये पूरा 5 कोस हिंदुओं, और मैंने थोड़ी ना एक्ट बनाया है भाई, तो सरकार 5 कोस में क्या आप चाहते हैं, क्या लिखा है आपने? हमने स्पष्ट वही कहा, देखिए एक्ट भी कहता है कि ये काशी विश्वनाथ एक्ट के तहत 5 कोस हिंदू रिलीजियस पैलेस है, यानी हिंदुओं का है। तो भाई हिंदुओं का, हम भी वही कह रहे हैं, हिंदुओं का तो हिंदुओं को पूरी तरह सौंप दिया जाए। इतनी सी बात की, आप मान भी रहे हैं कि वो हिंदुओं का है, तो मान रहे हैं तो दे भी दो ना कि इस विषय में आप
कौन कौन सी जगह वो बताइए, तो न्यायालय के समझ रखी जाएंगी आप लोगों के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। आज विश्व वैदिक सनातन संघ की याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई और अब मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन करेगी। विश्व वैदिक सनातन संघ की 3 मांग है जिस पर सुनवाई की मांग की गई है। याचिका के मुताबिक पूरे ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश पर तत्काल रोक लगे। दूसरी मांग यह है कि हिंदुओं को ज्ञानव्यापी परिसर में पूजा करने का अधिकार मिले और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु और तीसरी मांग यह है कि दावे वाली जगह पर मिले शिवलिंग के तत्काल पूजन का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए। अब अगली सुनवाई 30 मई को होगी। हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, आज किस तरीके से फास्ट ट्रैक कोर्ट में गया और क्यों गया, क्या मानते हैं? देखिए, ये सराहनीय कदम है, मैं न्यायालय का स्वागत करता हूं इस कदम के लिए। न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय लिया। इस केस का निपटारा जल्दी से जल्दी हो, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। कौन से 3 मुख्य याचिकाएं हैं जो आपने मांग की है, क्या मांगे हैं? देखिए, इसमें हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं। नंबर 1 कि संपूर्ण ज्ञानव्यापी परिसर में मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए, संपूर्ण परिसर हिंदुओं को दिया जाए, और नंबर 3 तत्काल प्रभाव से ज्ञानव्यापी परिसर में बाबा विश्वेश्वर की प्रतिदिन पूजा अर्चना प्रारंभ की। लगता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई? जी, बिल्कुल, फास्ट ट्रैक का कोर्ट मतलब यही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी सुनवाई होगी, ये लगातार ये मानते हैं। जो जितेंद्र सिंह बिसेन है, उनका ये भी कहना है कि इनकी जो याचिका है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई भी होगी और ये उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर आदेश भी आ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज 8 वाराणसी। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर चर्चा हुई। बैठक में क्या हुआ, जानने के लिए शिया धर्मगुरु मौलाना यसूब अब्बासी न्यूज 8 ने खास बातचीत की है, सुनिए जरा। और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे? देखिए, आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड की कार्यकारिणी की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक थी। एग्जीक्यूटिव कमेटी के ज्यादातर मेंबर आज बहुत अहम मीटिंग थी, लिहाजा सबने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और सारे ही लोग उसके अंदर आए, वहां के अंदर पूरी तरीके से। और इसके अंदर जो मेन मुद्दा था हमारे पास में, वो हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा था, जो हमने पहला मुद्दा था। उस सिलसिले में हम भारत के प्रधानमंत्री जी से और भारत के राष्ट्रपति जी से भेंट करके मुलाकात करके हम कहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की इस वक्त मुल्क के अंदर कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि हमारे यहाँ कोई 2 कानून नहीं चल रहे हैं, एक ही भारत का संविधान चल रहा है। हमारी अदलिया पर हमें भरोसा है। यहाँ कोई जिना करता है तो हम उसे संसार नहीं करते हैं, यहाँ कोई चोरी करता है तो हम उसके हाथ नहीं काटते हैं। ये इस्लामी मुल्क नहीं है, लिहाजा हमें अपने मुल्क पर नाज है और हमें उम्मीद है ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड को कि भारत के प्रधानमंत्री जी हमारी बात को गौर से सुनेंगे और उम्मीद है कि उसको हल भी करेंगे। जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और देश के राष्ट्रपति से मुलाकात करके वो अपना पक्ष रखेंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सिंह के साथ मुकुल शर्मा, न्यूज 8 उत्तर प्रदेश। और श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुनवाई गुरुवार को होगी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ये सुनवाई होगी। 19 मई को जिला जज की अदालत ने लोअर कोर्ट की ओर से खारिज याचिका के बाद रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई करेंगे। कोर्ट ने माना है कि रिवीजन मेंटेनेबल है। भगवान की प्रॉपर्टी के लिए भक्त को दावा दायर करने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ किया है कि यहां प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता। लोअर कोर्ट के ऑर्डर को जिला जज ने गलत बताते हुए रिवीजन के दावे को स्वीकार कर लिया है, जिस पर अब कोर्ट कल सुनवाई करेगा। असल में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन, रंजना अग्निहोत्री और अन्य लोगों ने खुद को भगवान श्री कृष्ण का भक्त बताते हुए ये दावा दायर किया। दावे में 1968 में शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच हुए समझौते को चैलेंज किया गया। चुनौती में यह साफ किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि एक ट्रस्ट है और जमीन का असली मालिक भी, इसलिए सेवा संस्थान को किसी समझौते का अधिकार नहीं। वहीं आपको बता दें कि श्री कृष्ण जन्मभूमि 13.37 एकड़ भूमि को मुक्त कराने के लेकर शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग दावे में की गई है। कानपुर में राम जानकी ट्रस्ट की जमीन पर बिरयानी हाउस बनाने का मामला अब गरमाने लगा है। इस मसले पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना को ज्ञापन सौंप दिया है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि चमनगंज के धर्मस्थल तोड़कर उस पर मांस का कारोबार किया जा रहा है। पुलिस कमिश्नर ने जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन उन्हें दिया है। आज कमिश्नर साहब से मिलकर उनसे आग्रह किया है कि कानपुर में जहां पर भी इस तरीके से जिहाद चल रहे हैं, इन सभी जिहादियों को
तुरंत इन पर कार्रवाई कर जितने भी हिंदू मंदिर और हिंदू संपत्तियां हैं उन्हें इन जिहादियों के हाथों से छुड़ाकर सरकार अपने अधीन ले ले। इस संबंध में मैंने जिलाधिकारी से अनुरोध किया है और केडीए की अथॉरिटीज से अनुरोध किया है कि ये स्थिति क्लियर कर दें कि किसकी जमीन थी और क्या क्या इसमें हुआ, और अगर अवैध कब्जा है, जैसे ही हमें रिपोर्ट प्राप्त होगी कि अगर ये अवैध कब्जा है तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी नियम पूर्वक कार्रवाई वो की जाएगी। और वहीं गाजियाबाद के थाना कविनगर में अवैध रूप से चलाए जा रहे हुक्का बार पर प्रशासन का हंटर चला है। अवैध रूप से चलाए जा रहे इस हुक्का बार से जुड़े 4 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 5 हुक्कों के साथ साथ बड़ी मात्रा में नशे से जुड़ा सामान भी बरामद किया है। मुरादाबाद में बीती 5 मई को पुलिस कस्टडी से फरार होने वाले अपराधी फहीम एटीएम के मामले में प्रशासन अब सख्त हो गया है। इस मामले में पुलिस डीआईजी शलभ माथुर ने 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। दरअसल 50,000 का इनामी फहीम एटीएम से 5 मई को पत्नी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाया था, जिसके बाद वो पुलिस वालों के साथ अपने जीजा के घर पहुंचा, वहां से फरार हो गया। फिलहाल इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और फरार चल रहे फहीम एटीएम की तलाश की जा रही है। ये जो पुलिस की लापरवाही है इसके ऊपर कार्रवाई की गई। फहीम पे वर्तमान में 50,000 का इनाम है। टीमें गठित हैं हम लोग की, निरंतर रूप से उसका भी हम लोग पर्यवेक्षण कर रहे हैं और शीघ्र फहीम और उसके जो और लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल्दी उसकी गिरफ्तारी करी जाएगी। और जो फहीम के भागने के अंदर भी जो मुकदमा लिखा गया था उसमें भी ये जो 2 पुलिसकर्मी जो उसको लेके गए थे वो भी नेम्ड हुए थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा लिखा। खबर 9 बजे में मेरे साथ अभी इतना ही। आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।